आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन बी वेक्टर एंड एच वेक्टर, कि बी वेक्टर और एच वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन है। हालांकि मैं हल्का फुल्का आइडिया लग चुका है, बट चलिए हम फिर से देखते हैं। पहले वैक्यूम की बात करते हैं। इन वैक्यूम के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बड़ा मैग्नेटिक फील्ड लगाई ऐसे, कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई इस तरह से, जिसकी वैल्यू है लेट्स से आपके पास बी नॉट। वैक्यूम के अंदर किसी प्रकार के कोई एटम्स नहीं है, एटम्स नहीं है तो ऑफ कोर्स उनका कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है, मैग्नेटाइजेशन नहीं है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं है तो ऑफ कोर्स कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जितनी आपने लगाई है वही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है इट इज ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर वेक्टरली ऐड कर दो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टरली ऐड करने का तो मतलब समझिए होंगे, सेम डायरेक्शन होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन इस केस में तो हम जानते हैं कि किसी प्रकार की कोई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वही होगी। और इस केस में आप देख पा रहे हो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो बड़ा वैल्यू है बड़ा आपके पास वो बी नॉट है। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इस रीजन के अंदर आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर क्या होगी, आप बोलोगे सर दैट विल बी ऑफ कोर्स ये जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इसको डिवाइड कर दूंगा इस मीडियम के म्यू नॉट से। यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड वही है जो आपने लगाई है, मीडियम ने तो ना तो कोई सपोर्ट किया ना कोई अपोज किया, दैट इज ऑफ कोर्स बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। स्केलर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप सिंपली बोल सकते हो कि एच इज इक्वल्स टू सिंपली बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो वैक्यूम के अंदर सिंपली एच इज इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये हम पहले से जानते हैं। कोई और मीडियम हुआ तो एनी अदर मीडियम, अगर कोई और मीडियम हुआ तो क्या होगा देखते हैं बेटा। कोई और मीडियम हुआ, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है इस तरफ, लेट्स से बेटा इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है बेटा आपके पास वो बी नॉट है। यहां पर मीडियम कोई डिफरेंट है, इस मीडियम की लेट्स से जो परमिएबिलिटी है वो म्यू है और रिलेटिव परमिएबिलिटी वो लेट्स से म्यू आर है। फेयर एनफ, इट मेक सेंस। अब इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं ऐड कर दूंगा क्या, जो भी आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी हो सकती है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ की तरह, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह उल्टी भी हो सकती है। लेकिन वेक्टर में तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऐड कर देंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड कर देंगे, अपोजिट होंगे तो माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो तो बी नॉट वेक्टर है। अच्छी बात है बेटा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज ऑफ कोर्स म्यू नॉट इनटू आई वेक्टर, बेटा दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई वेक्टर। ये आ गई है आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गई बेटा आपकी नेट। मैं थोड़ा सा रिपीटेटिव बोल रहा हूं बट सुनना इस बात को कि आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होंगे उसके अंदर आपका जो आई वेक्टर होगा वो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा उस केस में ये और ये बड़ा सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, इसलिए बड़ा ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और उस केस में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बड़ा वो आएगी कितनी, मैं पहले से लिख चुका हूं, दैट इज बी नॉट माइनस म्यू नॉट आई। ठीक है, बिकॉज देयर इन अपोजिट डायरेक्शन, बेटा वेक्टर्स तो ऐसे ऐड होते हैं। और अगर मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की अगर बात करूं तो उसके अंदर हमारा जो आई वेक्टर होगा वो बेटा हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा तो वहां पर बी की जो बेटा वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी बी नॉट प्लस म्यू नॉट इनटू आई। फेयर एनफ। लेकिन सर यहां पर एच वेक्टर डिफाइन करना था, हमें तो रिलेशन सर एच में चाहिए, बड़ा बिल्कुल चाहिए। हम जानते हैं कि एच वेक्टर इज सिंपली बी डिवाइडेड बाई म्यू।
बट दैट इज सिंपली बी डिवाइड बाई म्यू। इस बी को हम बड़े आराम से लिखते हैं म्यू टाइम्स एच वैक्टर इज इक्वल्स टू बी नॉट वैक्टर प्लस म्यू नॉट इंटू आई वैक्टर। ये भी अपने आप में एक ऐसा रिजल्ट है बड़ा जो कभी न कभी काम भी आ सकता है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच वैक्टर इज इक्वल्स टू बी नॉट वैक्टर प्लस म्यू नॉट इंटू आई वैक्टर। बड़ा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जरूर ये वाली बात याद रखना कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, बेटा अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, ये रिलेशंस हैं। ठीक है, इनमें से सारे के सारे रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं होती, कोई सी एक बात याद रख लो। अगर ये वाली बात याद है तो हम सारे सारे रिलेशंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मेन बात तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ आपकी ये है, बाकी तो सब के सब इससे आराम से बड़े आराम से रिलेट हो जाते हैं, हमें अलग से उनके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं। यहां पर एक अच्छा सा रिजल्ट और बन सकता है बेटा, मैं इसे लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। ये जो बी नॉट है ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ा ऑफ कोर्स कहां पर है, जो एयर या वैक्यूम में है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो बड़ा ऑफ कोर्स चेंज हो गई, लेकिन ये आपकी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो वैक्यूम में थी वो थी। इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच वैक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को बेटा, आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखी है जो वैक्यूम के अंदर थी, यहां पर वो नहीं है, यहां पर तो चेंज हो गई है, यहां पर तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी हो गई है, लेकिन आपने जो लगाई है वो वैक्यूम के अंदर थी। उसको आप बड़े आराम से ले सकते हो म्यू नॉट इंटू एच, बिकॉज एच इज सिंपली डिफाइंड एज बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। और यहां से मेरे पास अगर मैं म्यू नॉट कैंसिल भी करूं तो मेरे पास एक अच्छा सा रिजल्ट आ गया है, म्यू आर इंटू एच वैक्टर इज इक्वल्स टू एच वैक्टर प्लस म्यू नॉट इंटू आई वैक्टर। ये फिर भी ऐसा रिजल्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा याद रखने लायक। आई होप बेटा समझ गए होंगे। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड वो है जो आपने अप्लाई कर रखी थी, जो एक तरह से वैक्यूम में थी। इस मीडियम के अंदर बड़ा मैग्नेटिक फील्ड जो ऑफ कोर्स बी नॉट नहीं होगी, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट है। ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है। जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लिखेंगे म्यू इंटू एच। जो आपने लगा रखी है वो तो बड़ा वैक्यूम के अंदर लगा रखी थी, उसको हम लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू एच। इससे हमारे पास ये भी एक रिजल्ट आ गया, कभी काम आए तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसमें मैडम मैं ये भी कह सकता हूं कि एच वैक्टर is equals to mu naught upon mu r minus 1 times I vector. Not to remember each and everything, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कोई एक फॉर्मूला याद रख लो, हमारा सारा का सारा काम तो वैसे ही बन जाता है। ये लो बेटा, चलिए आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज एक नई टर्म और, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम ऐसे जाई के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज सिंपली डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। बेटा लिखना चाहो लिख सकते हो, इट इज सिंपली डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। सिंपल शब्दों में कहूं तो बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज सिंपली डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट एच। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी टाइम्स आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच।
ये दोनों बड़ा आपके वेक्टर हैं, ये जो जाई है ये तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ रेशो है, ये तो स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। इसके बारे में बेटा मैं थोड़ी बहुत बातें और बोलूँगा, आराम से सारी बातों को सुनना समझना। सबसे पहली बात बेटा, इसकी यूनिट मैं बता चुका हूँ आपको बेटा, एम्पियर पर मीटर, इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर। तो हमारा जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ एक रेशो है, इसके पास कोई यूनिट नहीं है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है। लिखना चाहो बड़ा इस बात को आप लिख सकते हो कि इट इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। इसके पास बड़ा कोई यूनिट नहीं, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं। अगली बात, आपको इस बात को बड़ा याद रखना है कि इसका अर्थ क्या है। देखो भाई, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेटाइज करना आसान होता है। वह ऐसे मैग्नेटाइज करना आसान होता है, इस बात का अर्थ ये कि मैं कम से कम मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट कर लूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट कर दूँ, सॉरी बेटा क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर लूँ। सुनना इस बात को, लेट्स से मैंने कोई मैग्नेटिक इंटेंसिटी H लगाई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H लगाऊंगा तो जो डायपोल्स होंगे वो इस तरह से मैग्नेटिक इंटेंसिटी की तरफ अलाइन होंगे। अब कितने आसानी से अलाइन हो पाते हैं ये डिपेंड करता है इस मैटर पे। कोई मैटर ऐसा हो सकता है, कोई ना कोई सब्सटेंस ऐसा हो सकता है कि उसका अलाइनमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी H की तरफ आसानी से हो जाए, जिसमें जितनी ज़्यादा आसानी से इस तरह से बड़ा डायपोल्स अलाइन हो जाएंगे उसके अंदर ऑब्वियस बात है कि मैग्नेटिक आपका जो डायपोलमेंट है वो ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक डायपोलमेंट जितना ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतना ज़्यादा होगा। तो कम से कम H लगाने पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। तो ऑब्वियस बात है ये कम ये ज़्यादा, तो आपका जाई आ जाएगा ज़्यादा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी ज़्यादा। तो मैं फिर से बोल दूँ इस बात को कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है, इस बात का मतलब ये है कि हमारा है जो ये सब्सटेंस है इज इजी टू मैग्नेटाइज। इसको मैग्नेटाइज करना बेटा उतना ही आसान है। बेटा मैग्नेटाइज करना आसान है, इस बात का मतलब ये है कि मैं कम से कम मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा डायपोलमेंट क्रिएट कर दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा डायपोलमेंट क्रिएट कर दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट कर दूंगा। अगर I ज़्यादा होगा और H कम होगा, कम H की वैल्यू पर भी अगर I की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स बेटा हमारा जाई तो अच्छा खासा बड़ा होगा, क्योंकि इनका रेशियो तो आपका जाई है। हो सकता है बेटा कुछ सब्सटेंस ऐसे हो जिनके डायपोल्स थोड़े रिजिड हो, वो इतनी आसानी से अलाइन ना हो पाए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। उस केस में ऑफ कोर्स आपका मैग्नेटिक डायपोलमेंट कम आएगा, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम आएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर कम आएगा तो ऑफ कोर्स बेटा जाई की वैल्यू भी कम आएगी। तो अगर मान लीजिए बेटा जाई की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये भी है कि हमारा जो भी सब्सटेंस है इज टफ टू मैग्नेटाइज। बेटा वो बहुत टफ है मैग्नेटाइज करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाओगे तब भी बहुत ज़्यादा डायपोलमेंट नहीं बनेंगे, डायपोलमेंट कम बनेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम होगी, तो इनका रेशियो बेटा ऑफ कोर्स आपका कम होगा। यही नहीं बेटा मैं एक बात और बोल सकता हूँ, इस बात को मैं आगे जाके फॉर्मूले से बोलूँगा, लेकिन फिलहाल तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपके मॉलिक्यूल्स एटम्स के पास उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जितने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होंगी बेटा जो डायपोल्स हैं उनके पास बड़ा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, उनको अलाइन करना उतना ही मुश्किल होगा। अलाइन करना जितना मुश्किल होगा M उतना कम होगा, I उतना कम होगा। I कम होगा तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कम होगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी। अगर आपका टेम्परेचर कम हुआ, ये बेटा मैं आगे जाके फॉर्मूले से बताऊंगा, अगर आपका टेम्परेचर कम हुआ तो कम टेम्परेचर पर एटम्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो ऑफकोर्स डायपोल मोमेंट्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इस तरह के वाइब्रेशंस नहीं कर रहे होंगे, उनको अलाइन करना आसान होगा, मैग्नेटिक डायपोलमेंट क्रिएट करना आसान होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करना आसान होगा, तो I की वैल्यू अच्छी खासी होगी, तो बेटा आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी। थ्योरेटिकली बेटा ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसका आगे जाके कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा, वो भी देख लेंगे, ऐसे कोई हमें लोड तो नहीं है। आई एम रियली होपिंग कि बेटा सारी बात समझ में आ गई। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखते हैं। सुनिए बेटा, दो ही बातें मुझे आपसे डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये कि मान लीजिए कि आपके पास बेटा कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाई, लेट्स से बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज H। उसके कारण तुम जानते हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर तो पहले से ही डायपोल्स होते हैं जो इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। किस तरफ अलाइन हो जाते हैं? एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की तरफ अलाइन हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स उनका जो डायपोल मोमेंट आएगा बेटा वो इधर की तरफ आएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिस तरफ आपका डायपोल मोमेंट उसी तरफ आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर हमारे पास फॉर्मूला है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू Xi टाइम्स H। यहां पर हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो हमारे मैग्नेटिक इंटेंसिटी के पैरेलल है। तो ऑब्वियस बात है कि बेटा जो Xi की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं आएगी बेटा, वो पॉजिटिव आएगी। किसमें? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर बेटा Xi की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। वैल्यूज याद नहीं करनी, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि आपका जो एल्यूमिनियम है उसकी वैल्यू बेटा लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁻⁵। सर क्या? अरे बेटा यूनिटलेस। और इसी तरह से टंगस्टन जो है उसकी वैल्यू अगर मुझे सही याद है तो 6.8 इंटू 10⁻⁻⁵। बड़ा यूनिट तो लगाने की जरूरत नहीं, यूनिट है ही नहीं इसकी। तो ये वैल्यूज आपको याद नहीं करनी, मतलब सिर्फ और सिर्फ फील देने के लिए कि देखो बेटा भले ही वैल्यूज छोटी हो लेकिन वैल्यूज पॉजिटिव हैं। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे एल्यूमिनियम और टंगस्टन है, उनके लिए बेटा आपके Xi की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। मैंने तो बेटा ऐसे स्टाइल मारने के लिए वैल्यूज लिख दी हैं, ठीक है। मैंने बेटा ऐसे स्टाइल मारने के लिए लिख दिए, याद नहीं करना है, आपको नहीं याद करना, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, वैसे इन वैल्यूज से आपको एक बात का आइडिया लग गया होगा कि एल्यूमिनियम के मुकाबले टंगस्टन का मैग्नेटाइजेशन आसान है, क्योंकि उसके Xi की वैल्यू इन दोनों कंपैरिजन में बड़ी है, लगभग 3 गुना से थोड़ी सी बड़ी है। तो इसका मतलब टंगस्टन के जो डायपोल्स हैं वो कम रिजिड हैं और वो आसानी से एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की तरफ अलाइन हो जाएंगे। तो दोनों में से किसको मैग्नेटाइज करना आसान है? ऑफ कोर्स टंगस्टन को मैग्नेटाइज करना आसान है एल्यूमिनियम के मुकाबले। हर चीज़ रिलेटिव है बेटा, यहाँ पर भी रिलेटिव है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज easy to magnetize tungsten than एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के मुकाबले टंगस्टन को मैग्नेटाइज करना आसान है ना। टंगस्टन को 3 गुना आसान है, बल्कि बेटा 3 गुना आसान है, ठीक है। समझिए कारण, समझिए बेटा तुम लोग, ठीक है, कि किस कारण से कहा बेटा मैंने इनके Xi की जो वैल्यूज हैं उनके कारण कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। यही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक बार हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की भी देख लेते हैं। हेडिंग लिखिए बेटा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अपन देख लेते हैं। सुनना बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में थोड़ा सा मामला उल्टा हुआ था। लेट्स से मैंने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी H वेक्टर है वो ऐसे लगा दिया। आपको बड़ा हल्का फुल्का याद हो कि वहाँ पर फेराडेज लॉ ज़्यादा लगता है और फेराडेज लॉ के कारण मैग्नेटिक डायपोल्स जो है वो ऐसे क्रिएट होते हैं उसके अपोजिट। ये जो मैग्नेटिक डायपोल्स इस तरह से क्रिएट हुए हैं तो पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक डायपोलमेंट ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हुआ। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बेटा ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हुआ। हम जानते हैं कि हमारा I वेक्टर इज इक्वल्स टू Xi टाइम्स H वेक्टर। अब जितना ज़्यादा आपका H होगा I उतना ज़्यादा होगा, ये वाली बात तो समझ में आता है। लेकिन आपका जो H है और जो I है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। तो इसका मतलब आपके Xi की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी किसके लिए? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए। अच्छा पॉइंट है बेटा, याद रखें। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो पॉजिटिव होगी और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये नेगेटिव। ऐसे बेटा मैं कुछ वैल्यूज बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर कोई मुझसे पूछे कि सर कॉपर का जाई कितना होगा, बेटा नेगेटिव ऑफ 0.96 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट तो होगी नहीं बेटा। इसी तरह से बेटा कोई मुझसे पूछ ले कि सर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ सिल्वर क्या होगी, बेटा इट विल बी -2.6 इंटू 10⁻⁻5। अगर हमसे बेटा गोल्ड की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पूछ जाए बेटा दैट इज -3.6 इंटू 10⁻⁻5। अगर बिस्मथ की हमसे बेटा कोई मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी पूछेगा दैट इज -1.66 है शायद इंटू 10⁻⁻4। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच वेक्टर के अपोजिट है। और इन सब में सबसे आसान किसको मैग्नेटाइज करना है, बिस्मथ को, क्योंकि बेटा उसके लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सर ज़्यादा कैसे, माइनस लगा रखा है। अरे माइनस छोड़ो ना, माइनस तो बता चुका कि सिर्फ और सिर्फ आई की जो वैल्यू है वो एच के अपोजिट है। अब वो आई की वैल्यू कितनी ज़्यादा है वो कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू माइनस को छोड़ के। तो इसकी वैल्यू बेटा सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस पर 10⁻⁻4 है। तो ऐसे बेटा हम बड़े आराम से सारी चीज़ें देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलिए बेटा मैं एक छोटी सी डेरिवेशन करने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नहीं, फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। मान लीजिए बेटा आपके पास है कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए बेटा आपके पास है कोई सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस पर हमने कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाली बेटा इस तरह से। लेट्स से बेटा ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू बी नॉट है। वी नो दैट कि इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच, ऐसे लिखते हैं बेटा। इस मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा ऑफ कोर्स वो बी नॉट नहीं आएगी, वे बी नॉट से कम भी आ सकती है, बी नॉट से ज्यादा भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि बेटा वो आपका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा उसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टरली ऐड किया बेटा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ कोर्स बेटा बी नॉट, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है आप लोग जानते हो कि बेटा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग शुरुआत से बोलते आए हैं कि इट इज म्यू नॉट टाइम्स योर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये जो बड़ा आपका बी नॉट है इसको आप हमेशा लिख सकते हो म्यू नॉट टाइम्स आपका एच वेक्टर प्लस बड़ा म्यू नॉट टाइम्स आपका आई वेक्टर। बड़ा आई वेक्टर हमने अभी भी लिखना सीखा है, कि इट इज जाई टाइम्स ऑफ योर एच वेक्टर। सो आपके पास जो भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई है इसे आप लिख सकते हो म्यू नॉट बाहर एच वेक्टर बाहर टाइम्स बड़ा 1 प्लस जाई। ये जो बड़ा आपकी अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड है इसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि इस मीडियम का म्यू टाइम्स आपका एच। बड़ा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि एच आपका यहां और एच आपका यहां सेम होगा। यहां पर आप एच बोलते हो ऑफ कोर्स बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, वही एच यहां पर होगा दैट विल बी ऑफ कोर्स यहां का बी अपॉन यहां का म्यू, इस मीडियम का म्यू। तो बड़े आराम से बोल सकता हूं कि बी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एच वेक्टर। It can be written as mu naught times 1 plus xi times आपका h वेक्टर। अगर मैं दोनों तरफ से h वेक्टर अगर कैंसिल करूं तो मेरे पास एक रिजल्ट आया है कि इस मीडियम की जो परमिएबिलिटी होगी बेटा दैट विल बी म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस xi। अच्छा बेटा एक बात हो, किसी भी मीडियम की जो परमिएबिलिटी है उसको आप लिख सकते हो वैक्यूम की परमिएबिलिटी टाइम्स रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू आर बेटा आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, यहां से आपके पास बेटा म्यू आर की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी 1 प्लस xi, 1 प्लस। ये ऐसा फॉर्मूला है जो बेटा हमें याद रखना है, हमारे बहुत बार अलग अलग जगह ये काम भी आएगा। तो आपकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है इट इज ऑलवेज बेटा 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। मैं फिर से बोल दूं बेटा दिस म्यू आर इज, हम पहले से बेटा इसको पढ़ते हैं, इट इज नोन एज रिलेटिव permeability. This relative permeability is always equals to 1 plus susceptibility. अब जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस थे, जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस थे बेटा याद कीजिए उनमें जाई की वैल्यू नेगेटिव थी।
जाइक वैल्यू नेगेटिव थी। अगर ससेप्टेबिलिटी की अगर नेगेटिव वैल्यू थी तो ऑब्वियस बात है कि म्यू आर की जो बड़ा वैल्यू आएगी वो 1 से थोड़ी सी छोटी आएगी, 1 से थोड़ी सी छोटी आएगी। वैसे बेटा जाइक की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए ऐसा नहीं कि बेटा म्यू आर जो है वो बहुत छोटा आएगा, लेकिन हल्का सा छोटा तो आएगा। इसी तरह से हमारे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस थे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, वहां पर जाइक की वैल्यू आई भले ही छोटी हो लेकिन है तो पॉजिटिव, और अगर बेटा वहां पर अगर जाइक की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स वहां पर म्यू आर की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। अपना बेटा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपना एप्सिलॉन आर था ना, वो कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता था, लेकिन म्यू आर जो है 1 से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। याद भी रख सकते हो आप कि सर गोल्ड, कॉपर, बिस्मथ, है ना, जिंक, इन सब के लिए डायमैग्नेटिक हैं, इसलिए म्यू आर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। टंगस्टन के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, FeO के लिए, इनके लिए हमारे जाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो आप बड़े आराम से इस तरह सारी बातें सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क ये नहीं है। आगे चलते, जैसे एक सवाल करते हैं, आसान सा ही सवाल करते हैं। बड़ा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई आइडियल सोलेनॉइड है, अंदर बड़ा एयर वैक्यूम ऐसा कुछ मान सकते हो, ठीक। मैंने बड़ा इसके अंदर तार वार में करंट वरंट सब भेज रखा है, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। आइडियल सोलेनॉइड है, करंट अपन ने ऐसे भेज रखा है। पहले बड़ा वैक्यूम था इसके अंदर। एल्यूमिनियम का बड़ा जाई कितना था, 2.1 इंटू 10⁻⁻⁵। अब सवाल ये है कि मैंने क्या किया कि पहले यहां पर वैक्यूम था, अब मैंने इस पूरे के पूरे सोलेनॉइड के अंदर वाले रीजन को एल्यूमिनियम से भर दिया। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड बी में कितना अंतर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड एच में तो अंतर नहीं आएगा, जो हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच थी ना उसमें अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो मैग्नेटिक इंडक्शन बी है उसमें तो अंतर आएगा, वो तो मीडियम पर डिपेंड करता है कि नहीं। मेरा 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 सवाल ये है कि इफ वी फिल द सोलेनॉइड बाय एल्यूमिनियम, फाइंड परसेंटेज चेंज in मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, और दूसरा बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल दो, जो बोलना चाहो बोल दो, उसे B बोल दो। दोनों में क्या चेंज आएगा। पहले वाले सवाल का जवाब तो मेरे शायद सारे बच्चों ने लिख लिया होगा कि सर 0%, कि सर जितना H पहले था उतना ही H बाद में, जितना H पहले उतना H बाद में, वो तो चेंज ही नहीं हुआ। चाहो थोड़ा निकाल के दिखाता हूं। पहले जब वैक्यूम था तब मैग्नेटिक फील्ड थी B0 इज इक्वल्स टू μ0 Ni। तो H की वैल्यू तुम जानते हो बेटा, दैट इज B0 डिवाइड बाई इस मीडियम का म्यू, दैट कम्स आउट टू बी Ni। जब तुमने एल्यूमिनियम से भर दिया तब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स μNi। H कितना होगा, H होगा ऑफ कोर्स B डिवाइड बाई इस मीडियम का म्यू, दैट आल्सो कम्स आउट टू बी Ni। पहले भी उतना ही बाद में उतना ही, हमें पहले से पता है, तो आप कह सकते हो कि सर 0%। सर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ है क्या। हाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ है। परसेंटेज चेंज का तुम अर्थ जानते हो बेटा, परसेंटेज चेंज बचपन से ही एक ही फॉर्मूला है कि दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अरे बेटा ये तो होता होगा फॉर्मूला। इनिशियल मतलब बेटा पहले तो वैक्यूम था बीच में, उस टाइम कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो आ गया B0। एल्यूमिनियम इंसर्ट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, वो आ गया B। इंसर्ट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड आ गया है μNi। पहले ऑफ कोर्स था μ0 Ni अपॉन बेटा ऑफ कोर्स μ0 Ni इंटू 100। Ni कैंसिल बेटा, दैट इज म्यू माइनस μ0 अपॉन μ0 इंटू 100। सर एल्यूमिनियम का म्यू तो मुझे पता ही नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम के म्यू को तुम बड़े आराम से लिख सकते हो, दैट इज μ0 इंटू μr, लिख सकते हैं बेटा इस तरह से, अपॉन μ0 इंटू 100। कुल मिलाकर
बड़ा ये कितना आ गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी म्यू आर -1 इंटू 100। अरे यार इस म्यू आर -1 को तो हम जानते हैं जाई, भाई जाई +1 ही तो म्यू आर था, तो बड़ा मेरे पास आंसर आ गया जाई इंटू 100। बड़ा जाई की वैल्यू मुझे दे रखी है, दैट इज 2.1 इंटू 10⁻³ सही। परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आया है, बड़ा परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आया है, इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर बड़ी है, इंक्रीज हुई। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई है। अगर बड़ा नेगेटिव आता तो तुम कहते घट जाइए, घट गई। ठीक है बच्चों, अगर तुमने एल्यूमिनियम की बजाय अगर इसमें बिस्मथ डाला होता तब बड़ा यही परसेंटेज चेंज आपका नेगेटिव आता, तो वो वाला सवाल भी आप कर लेना। आप एल्यूमिनियम की बजाय बड़ा रिप्लेस, सवाल बड़ा बिल्कुल सेम है, पहले शुरुआत के अंदर वैक्यूम था, बाद में आपने पूरे में बिस्मथ डाल दिया, तो बताओ परसेंटेज चेंज क्या आएगा। बड़ा इसके लिए आपको बिस्मथ का जाई चाहिए, बड़ा मैंने शायद बिस्मथ का जाई पिछले वाले पेज पे लिखा रखा है, हाँ बेटा बिस्मथ का जाई मैंने आपको लिखा रखा है। इस जाई को यूज करना और बड़ा सवाल वापस से कर लेना। इस बार बेटा पक्की बात है कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अवॉइड करते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, कौन, पैरामैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड को हल्का सा घटाएंगे। मेरे ख्याल से सारी बात समझ आ गई, आगे चलते। चलिए बच्चों, जो अपन अभी तक पढ़ाई की है उसके बेसिस पर अभी दो सवाल करते हैं। आपके पास एक आइडियल सोलेनॉइड है और इस आइडियल सोलेनॉइड के अंदर से हम लोग करंट गुजार रहे हैं। उस करंट की जो वैल्यू है बेटा दैट इज 10 एम्पियर। जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बेटा वो 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। ध्यान रखना बेटा, ये 50 टर्न्स पर मीटर नहीं है, पर सेंटीमीटर है, तो SI यूनिट नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट के लिए। बीच में शुरुआत करना वैक्यूम है। मुझसे पूछा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी H बताओ और मैग्नेटिक इंडक्शन B बताओ। बिल्कुल बताएंगे। जब वैक्यूम है तो तुम जानते हो कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसको हम B0 लिख सकते हैं, एंड इट इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट इंटू NI। बेटा म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स, बेटा नंबर ऑफ टर्न्स 50 में लिख देना, बल्कि आप लिखना 50 इंटू 100। क्यों? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बेटा पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट तो कम से कम SI लिखो, तो 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ गया एक तरह से 5000 मल्टीप्लाइड बाय करंट, बेटा करंट कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर। ये हमारे पास आ गया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। बड़ा देखना 3 और 1 4, 4 0 गए, 4 0 गए, और ये 20 आया तो 5 0 गए, तो मेरे पास आ गया 2 पाई इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। एक बार कैलकुलेशन चेक लो बेटा, 1 2 3 4, 4 0 तो ये 5 चौके 20, तो बड़ा 1 0 इसका, तो कितने हो गए 5 0, 5 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 10⁻² बच गया, और बड़ा वो 2 पाई बच गया। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ऑफ कोर्स SI यूनिट। मुझसे पूछा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कितनी होगी। बेटा मैग्नेटिक इंटेंसिटी H मेरे ख्याल से बड़ा ऑफ कोर्स होगी B0 अपॉन म्यू नॉट, बट दैट कम्स आउट टू बी NI। N is number of turns per unit length. What is the number of turns per unit length? Number of turns per unit length is 5000 per meter, है कि नहीं, मल्टीप्लाई विद करंट। बेटा करंट कितना है, करंट कितना 10 एम्पियर है। करंट मेरे पास है 10 एम्पियर। कुल मिलाकर बड़ा सॉल्व करते मेरे पास आ गया दैट इज 50,000 है ना, 50,000 एम्पियर पर मीटर। ये हमारे पास आ गया बेटा किसकी वैल्यू, H की वैल्यू। आई रियली होप बेटा सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया बेटा कि मैंने ना इस पूरे के पूरे सोलेनॉइड के अंदर ना आयरन इंसर्ट कर दी ऐसे, मतलब मैंने वैक्यूम को हटाकर बीच में आयरन इंसर्ट कर दी। आयरन इस तरह से इंसर्ट कर दी, तो बेटा तीसरा पार्ट एक तरह से ही हो गया। We inserted a rod of iron whose intensity of magnetization, intensity of magnetization is
4 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर। बेटा आयरन जो है उसका बिहेवियर काफ़ी हद तक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह नहीं होगा। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। दे विल बी, वैसे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, आयरन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, बट दे आर समवॉट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सर इस बात का क्या अर्थ हुआ कि दे आर समथिंग लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कि जो भी आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही होगी। ठीक, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, फाइंड न्यू H एंड B, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H और बड़ा मैग्नेटिक इंडक्शन B की नई वाली वैल्यूज कितनी होगी। तो समझदार बच्चा बोलेगा कि देखो सर ऐसा है कि जो हमारा H है ना वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि मीडियम कौन सा है। मीडियम बीच में चाहे वैक्यूम हो चाहे आयरन हो, H तो वो का वही रहेगा, H जितना पहले था वही रहेगा, दैट इज 50,000 एम्पियर पर मीटर। चलो ये तो हो गया। सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बेटा मैंने पहले ही आपको सवाल में हिंट के रूप में ऐसा बोल दिया था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब जो आयरन है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसका बिहेवियर जो है वो काफ़ी हद तक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही है। उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही है। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो तो ऑफकोर्स आपकी बी नॉट है, प्लस जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो बेटा हम निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इनटू आई। यही तो पढ़ा था बेटा आप लोगों ने कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होती है एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई। दिस बी नॉट कैन बी रिटन एज ऑफ कोर्स म्यू नॉट इनटू एच। ले बेटा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पटकनी है और कुछ नहीं करना। म्यू नॉट तो बाहर आ गया, एच प्लस आई, ओह सॉरी, सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको बी की वैल्यूज रखनी है। मैं रख दूँ यहीं पे, मैं इसके आगे सोल्व कर रहा हूँ बेटा। दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू एच प्लस आई। एच बेटा कितना है 50,000 प्लस आई, आई बेटा कितना है 4 इंटू 10⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁶। बेटा मैं इससे लिख सकता हूँ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू बेटा 1 2 3 4 5 6 0.05 प्लस 4 इंटू 10⁻⁶। बेटा चेक करना सही किया ना? सही किया। दिस इज ऑफ कोर्स बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻1 इंटू 4.05। ये आ गई आपकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड। कर लेना बेटा मल्टीप्लाई कितना करता है, ठीक है बेटा करना मल्टीप्लाई कितना करता है, मैं बेटा कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। किस किस को मल्टीप्लाई करना है बेटा? 4 इंटू 3.14 इंटू 4.05, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 5.0868 टेस्ला। कैलकुलेशन बेटा अगर तुम कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर कर लेना एक बार ना, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गई बेटा क्या मैग्नेटिक फील्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड इतनी थी, अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड इतनी है। अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई है, अच्छी खासी बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई। आगे चलते हैं बेटा। अब जब इतनी सारी बातें पूछ ली हैं तो मैं यहां पर दो बातें और पूछ रहा हूं। आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है और उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है, ठीक है बेटा सवाल लिखेगा। चौथा और पांचवा सवाल और लिखना, फाइंड म्यू आर एंड जाई। जाई मतलब बेटा ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन। बेटा आयरन का रिलेटिव परमिएबिलिटी और बेटा आपकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दोनों के दोनों निकालिए। बिल्कुल निकालेंगे बेटा आराम से। ये सारी चीज़ें अगर हो गई हैं तो वो भी सब हो जाएंगे। हमारे पास तो हर चीज़ का बढ़िया तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है। सुनना बेटा,
वैक्यूम में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी दैट वाज म्यू नॉट एन आई, और उसकी बड़ी मेहनत से हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी बेटा कितनी, 2 पाई इंटू 10⁻⁻², 2 पाई इंटू 10⁻⁻²। इस मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने मेहनत से निकाली है, उसको हम हमेशा लिख सकते हैं म्यू ऑफ दिस मीडियम इंटू एन आई। म्यू ऑफ दिस मीडियम इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है हमने बेटा कितनी निकाली है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻1 इंटू 4.05। अगर आपको म्यू आर निकालना है तो मेरे ख्याल से इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जैसे बेटा मैंने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया b अपॉन बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू आर। होना भी चाहिए बेटा, इस मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी म्यू आर टाइम्स होती है, ये हम शुरुआत से ही देख चुके हैं। ठीक है बेटा, b अपॉन बी नॉट किया बेटा, b अपॉन बी नॉट किया तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻1 इंटू 4.05 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 10⁻⁻²। बड़ा ये एक जीरो ऊपर गया तो बड़ा मेरे ख्याल से कितना आ गया, 10⁻20 इंटू 4.05 बड़ा दैट इज 40.5 इंटू 2 बड़ा दैट कम्स आउट आई थिंक 81। ये बड़ा आपके पास म्यू आर आ गया। वी नो दैट कि दिस म्यू आर इज ऑफ कोर्स बड़ा 1 प्लस जाई कम्स आउट बड़ा आपका 80। बड़ा आयरन का जो जाई है बड़ा आपका वो 80 आया। याद कीजिए बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था ना, उनका जाई पॉजिटिव आया था, इस आयरन का भी जाई पॉजिटिव आया है। जो हमारे क्या नाम था उनका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनका जाई बेटा क्या आया था, नेगेटिव। हाँ ये जरूर फर्क है कि पैरामैग्नेटिक का जाई भी पॉजिटिव आया था और इस आयरन का जाई भी पॉजिटिव आया। सिर्फ इतना अंतर है कि आपको अगर याद हो तो मैंने बेटा 2-3 शायद टाइटेनियम के या फिर एल्यूमिनियम के मैंने आपको जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की जो वैल्यूज वगैरह थी वो लिखाई भी थी। वो वैल्यूज बहुत छोटी थी और आयरन की जो जाई है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए हम जानबूझ के इनको एक अलग नाम दे देते हैं बेटा, दैट नेम इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हालांकि इनका बिहेवियर काफी हद तक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा ही होता है। आगे चले बच्चा। हाँ बेटा इसमें एक बात और ध्यान रखना कि मैंने इसमें जो वैल्यूज़ लिए वो बिल्कुल ऐसे रैंडम टाइप के से वैल्यूज़ लिए। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि है ना आपके एफ ई की जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो एक्चुअल में 80 होती हो, इधर वैल्यूज़ के हिसाब से 80 आ गई है। अदरवाइज आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी तो इवन 1000 के ऑर्डर में भी होती है, ठीक है, उसके ऑर्डर में होती है। बोला ठीक है वैल्यूज़ ऐसी थी तो उसके हिसाब से आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप याद कर लो कि आयरन की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी 80 है, ऐसे याद नहीं करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ सवाल था ही। आगे चलते हैं बेटा, एक और सवाल निपटाते हैं। चलिए बच्चों अगला सवाल और करते हैं, आपका टाइम बच जाए बेटा, इसलिए मैंने सवाल थोड़ा सा पहले से ही लिख रखा है। सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। आपके पास मेरे प्यारे बच्चों एक आइडियल सोलेनॉइड है। इस आइडियल सोलेनॉइड के अंदर बेटा हम लोगों ने करंट भेज रखा है दैट इज 2 एम्पियर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है बेटा दैट इज 2000 टर्न्स पर मीटर। इस बार SI यूनिट में ही है। इसके अंदर जो कोर है बेटा, जो खाली जगह है उसके अंदर हमने आयरन भर रखा है। आयरन बेटा अपने पहले से भर रखा है, और आयरन भरने के बाद अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा मुझे 1.57 टेस्ला दे रखी है, ये गिवन है। ऑफ कोर्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका मीडियम कौन सा है। तो आयरन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 1.57 टेस्ला है। मुझसे 2 सवाल पूछें, एक तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितनी होगी और दूसरी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी। सर ये पोल स्ट्रेंथ वाली बात कहाँ से आ गई, आराम से आ जाएगी बेटा, सुनना इस बात। आप इस बात को जानते हो कि इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे बेटा आपको सारे फॉर्मूला याद है बट मैं तो क्या कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स आएगी आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो फेरोमैग्नेटिक में दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए मैंने ऐड कर दी। जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको सवाल में दे रखी है। ये जो आपकी बेटा बी नोट है इट इज ऑफ कोर्स बेटा म्यू नोट इंटू एच, म्यू नोट इंटू एच, या फिर बेटा ऐसे लिख दो सिंपली, एच को बेटा मैं लिख सकता हूँ NI, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यहाँ पर आपका आयरन ना होता तब भी बी नोट की वैल्यू तो वही होती। बी नोट तो बेटा वैक्यूम के अंदर है,
प्लस आपकी इंड्यूस्ड मेरे ख्याल से मेरे शायद सारे बच्चों को याद होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू, मैं फिर से बोलता हूं बेटा इस बात को, ये जो आपका बी नॉट है, दिस बी नॉट इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट इनटू एच। एच मेरे बच्चे याद रखते हैं कि एच जो है वो सोलेनोइड के लिए बेटा दैट इज सिंपली एन आई, दैट कम्स आउट ऑफ म्यू नॉट एन आई। ये जो बी नॉट है ये वो वाली टर्म है एक्चुअली जो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि मीडियम क्या है, ये मीडियम हटा दोगे बट तब भी बी नोट वाली टर्म तो वही रहेगी। हाँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड में दो जनों का कंट्रीब्यूशन होगा, इस बी नोट का भी होगा और बी इंड्यूस्ड का भी होगा। बी इंड्यूस्ड इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका ये मैटर कौन सा है और वो कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। मेरे ख्याल से बड़ा सारा का सारा काम बन जाएगा यार, बड़ा मेरे ख्याल से सारा काम बन जाएगा। मुझे आई चाहिए, तो दैट इज बी माइनस म्यू नॉट एन आई, that is equals to, अरे यार, म्यू नॉट एन स्मॉल आई, म्यू नॉट एन आई दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल आई। यहां से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मेरे पास बड़े आराम से आ गया, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है अपॉन म्यू नॉट माइनस एन आई। बड़ा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज भटकनी है, कोई खास बड़ा काम ऐसा है नहीं। बी की वैल्यू, बड़ा बी की वैल्यू इज 1.57 टेस्ला डिवाइड बाई म्यू नॉट, बेटा म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 माइनस एन आई। बेटा एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज 2000 इंटू मेरे प्यारे बच्चों करंट इज ऑफ कोर्स बेटा आपका 2। बेटा देखना 1.57 बेटा मेरे ख्याल से 3.14/2 होता है, 3.14 बेटा कितना होता है पाई, तो एक तरह से बेटा ये हो गया मेरे पास 10⁻⁷ अपॉन 8 माइनस 4000। बेटा एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना। बेटा मैंने इस 1.57 को π/2 लिख दिया, बेटा π/2 लिख दो, पाई से पाई बेटा क्या हो गया कैंसिल, बेटा नीचे आ गया 8 10⁻⁷ अपॉन 8, ये बेटा मेरे ख्याल से आ गया 12.5 इंटू 10⁻⁵ माइनस 4000। ये बेटा हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि बेटा इस वैल्यू के सामने ये वाली वैल्यू काफ़ी छोटी है, तो आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ये 12.5 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर मीटर के आसपास ही। ठीक है बच्चों, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई होप इट्स ओके। ये पहला वाला सवाल तो हो गया। अब दूसरा सवाल मुझसे पूछ रहा है सर ये पोल स्ट्रेंथ क्या होगी। बेटा ये पोल स्ट्रेंथ का पहले तो अर्थ सोचो कि पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। देखो बेटा ये जो आपका आयरन है, अगर हम इसको गौर से देखें तो जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई इस तरफ बी नॉट, वैसे ही जिस तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर सारे के सारे डायपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाते हैं, बेटा वैसे ही आयरन के अंदर भी इस तरह से डायपोल्स इस तरफ अलाइन हो जाएंगे। इस कारण से इस तरफ बन जाएगा नॉर्थ पोल और इस तरफ बन जाएगा आपका साउथ पोल। इस कारण से यहां पर आपके पास आ जाएगा प्लस एम और यहां पर मेरे पास आ जाएगा माइनस एम। लेकिन सर ये प्लस एम निकालूं कैसे। देख बेटा मेरे ख्याल से तेरे को हल्का फुल्का याद होगा कि यहां से यहां तक की अगर लेंथ अगर आपके पास एल है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लिखा करते थे एम इंटू एल। बेटा क्या एम इंटू एल। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तुम ये जानते हो कि इट इज ऑलवेज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टाइम्स वॉल्यूम। वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स एल। वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स एल। सर ये कहां से आ गया। अरे बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के क्या कहते हैं बेटा डेफिनेशन ये थी कि इट इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा डायपोल मोमेंट आ जाएगा। यहां से मेरा बेटा एल से एल आ गया, गायब हो गया, और स्मॉल एम को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं आई इंटू ए। ले बेटा इस आयरन का एक तरह से आपको अब पोल स्ट्रेंथ पता लग गई है। बेटा पोल स्ट्रेंथ इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रफली 12.5 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया इज बेटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। बेटा ओ सॉरी 1 मीटर से 1 मीटर बेटा आपका क्या हो गया कैंसिल। बेटा इसको मल्टीप्लाई करना 62.5 इंटू 10⁻⁻1 आई थिंक बेटा दिस कम्स आउट विद 625 एम्पियर इंटू मीटर।
625 एम्पियर इंटू मीटर। ये आगे बेटा हमारा इसका पोल स्ट्रेंथ। तो कभी इस तरह की चीज़ें रिलेट करवा ले तब भी बेटा हमसे सवाल बनना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जेई मेन के अंदर इस तरह का सवाल आएगा कि पहले ये निकालो फिर वो निकालो, वहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ही सवाल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले बता दूंगा तो मेरा भी टाइम बच जाएगा और आपका भी बच जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं बेटा, ठीक है। मैंने सवाल पहले से लिख रखा है, सिचुएशन सुनिएगा। आपके पास प्यारे बच्चों एक आइडियल सोलेनॉइड है और इस आइडियल सोलेनॉइड में से हम जो करंट भेज रहे हैं दैट इज 5 एम्पियर। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्रति यूनिट लेंथ जो है बेटा वो 40 टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। इस पूरे सोलेनॉइड के अंदर हम लोगों ने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसकी रॉड डाल रखी है एंड दैट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज एल्यूमिनियम। बेटा एल्यूमिनियम की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ कोर्स 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी। ज़्यादा बड़ी तो किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। नेगेटिव किसकी होती है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की 0 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है बेटा, दैट इज 2.1 इंटू 10⁻⁻⁵। मैंने एक्चुअल वैल्यूज ही लिए जिससे बेटा ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होगी बट ठीक है अपन कर लेंगे, कैलकुलेटर से करना अपन को पता है। पहला सवाल पूछा है बताइए मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कितनी होगी। दूसरा सवाल पूछा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I कितनी होगी। तीसरा सवाल पूछा है मैग्नेटिक फील्ड B जो मीडियम पर डिपेंड करती है वो कितनी होगी। और लास्ट सवाल बेटा रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। आराम आराम से कर लेंगे, सुनिए बेटा इस बात को। सबसे पहले मुझसे पूछा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी H कितनी होगी। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम ना होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स B होती, तब मैं H को डिफाइन करता कि H इज ऑफ कोर्स B0 अपॉन μ0। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम ना होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स मेरे पास होती μ0 Ni, उसको जैसे ही μ0 से डिवाइड करता मेरे पास आता दैट इज इक्वल्स टू Ni। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम आ भी गया है तब भी कोई बात नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई है, डिवाइड बाई एल्यूमिनियम का म्यू। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम तुमने यूज कर लिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी μNi। म्यू मतलब बेटा उस मीडियम का परमिबिलिटी अपॉन म्यू, बेटा म्यू से म्यू क्या हो गया? कैंसिल। आप जानते हो इस बात को कि H जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, तो H की वैल्यू तो बेटा हमारे पास सटाक से आ गई है दैट इज इक्वल्स टू Ni। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स बेटा मेरे ख्याल से हो गया 4000 पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। बेटा व्हाट्स द करंट? करंट इज 5 एम्पियर और सॉल्व करते मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू 20,000 एम्पियर पर मीटर। हो गया बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेटा पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी अपन लोगों ने डिफाइन ही ऐसे की थी कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज कितना आप मैग्नेटाइज कर सकते हो पर यूनिट H, ऐसे डिफाइन की थी आप लोगों ने। तो आप ऐसे कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ऑफ कोर्स जाई टाइम्स ऑफ H। बेटा जाई की वैल्यू कितनी है? 2.1 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू H हमने बड़ी मेहनत से निकाला है दैट इज 20,000 एम्पियर पर मीटर। 1 2 3 4 जीरो तो बेटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और बेटा मेरे ख्याल से आ जाएगा 0.41 आ जाएगा बेटा, यूनिट वही रहेगी एम्पियर पर मीटर। ओ बेटा 0.42 आ जाएगा। कैलकुलेशन जरूर चेक कर बेटा, 1 2 3 4 0 क्या बेटा 0.1 तो बच गया। हाँ ठीक है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तीसरा सवाल क्या पूछा है मुझसे? पूछा बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी ऑफ कोर्स, अगर एल्यूमिनियम ना होता और सिर्फ एयर होती तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, प्लस अब बेटा ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एल्यूमिनियम में इंडक्शन वगैरह भी तो आया होगा उसका इंड्यूस्ड। इस B0 को तो हम आराम से ले सकते हैं μ0 इंटू H, और जो B इंड्यूस्ड है इसको हम बड़े आराम से ले सकते हैं μ0 इंटू I। आपको तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी है। μ0 तो बेटा बाहर आ गया दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सिर्फ और सिर्फ H प्लस I करना है। बेटा H कितना है? H है 20,000 प्लस I is but of course 0.42. This is the net magnetic field. बेटा this is the net magnetic field. ये बेटा आपके पास net magnetic field है।
निकालना बेटा कि ठीक कितनी आती है। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, थोड़ी सी बड़ी है। क्यों बड़ी है? बिकॉज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाती है, थोड़ी सी बड़ी है। अब वो थोड़ी सी क्यों बड़ी है? क्योंकि जाई की वैल्यू कम है। जाई की वैल्यू अगर ज़्यादा होता तो ऑफकोर्स बड़ा बेटर तरीके से मैग्नेटाइज हो पाता, बेटर तरीके से मैग्नेटाइज होता तो बेटर तरीके से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आती, और बेटर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आती तो ऑफकोर्स आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा आता, जो कि पैरामैग्नेटिक में नहीं, फेरोमैग्नेटिक में ज़्यादा आएगा अच्छा खासा। लास्ट बड़ा सवाल मुझसे पूछ रखा है, बताओ रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालने का दो तरीका है। एक तो मेरा बच्चा क्या देगा, सर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज सिंपली 1 प्लस जाई, दैट इज 1 प्लस 2.1 इंटू 10⁻⁻⁵। 1 से थोड़ा सा ज्यादा बेटा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा। एक म्यू आर निकालने का एक तरीका और है। हम जानते हैं कि नई वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज म्यू आर टाइम्स एयर या वैक्यूम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आप एक तरीके से और बोल सकते हो कि म्यू आर इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी नॉट। बेटा ये बी हम निकाल चुके हैं, इसको बी नोट से डिवाइड कर दो बेटा, बी नोट इज ऑफ कोर्स म्यू नोट प्लस एच। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये नई वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको डिवाइड कर दो किससे? बी नोट से। बेटा बी नोट तुम जानते हो दैट इज ओनली म्यू नोट इंटू एच। तो हमारे पास म्यू आर निकालने का एक तरीका और आ जाएगा, और उससे अगर म्यू आर अगर निकालोगे तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, डिवाइड बाई अगर एयर होता तो बड़ा ऑफ कोर्स ये वाली टर्म नहीं होती, ये वाली टर्म नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म होती। तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ तो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर आएगा 20,000 प्लस 0.42 डिवाइडेड बाई 20,000। ये आपका म्यू आर आ गया। तो चाहे बेटा म्यू आर चाहे उससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों से बेटा म्यू आर की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों एक सवाल और करते हैं। अगेन बेटा काफ़ी ऐसे फॉर्मूला बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन ही है। कोई मेटल है बेटा, उस मेटल के अंदर उस मीडियम की, मतलब उस मेटल की परमिएबिलिटी दे रखी है मुझे, दैट इज 1.57 टेस्ला मीटर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये बड़ा मुझे उस मीडियम की परमिएबिलिटी गिवन है। मुझसे पूछ रखा है कि उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी होगी और उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी। तो चलिए बड़ा सोचते हैं इस बात को। हम जानते हैं कि किसी भी मीडियम की जो परमिएबिलिटी है इट इज ऑलवेज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम टाइम्स म्यू आर। म्यू आर हो गई उस मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी की आखिर इस मीडियम की परमिएबिलिटी जो है वो एयर या वैक्यूम के मुकाबले कितने टाइम्स है। तो आप कह सकते हो कि म्यू आर इज बेसिकली म्यू अपॉन म्यू नॉट। बेटा म्यू की वैल्यू इज बेटा 1.57 डिवाइड बाय म्यू नॉट। बेटा म्यू नॉट इज आई थिंक 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये भी SI यूनिट है बेटा, ये भी आपका SI यूनिट ही है। बेटा 1.57 बेटा मैंने जानबूझ के बेटा इसको इस तरह से लिखा है, मैंने वैल्यू जानबूझ के ऐसे ली। बेटा 1.57 इज ऑफ कोर्स 3.14/2। 3.14 कैन बी रिटन एज पाई, तो दिस कम्स आउट बेटा π/2। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10⁻⁷/8। दिस कम्स आउट बी 12.5 इंटू 10⁻⁵। ये बड़ा आपका आ गया आपका म्यू आर, ये बड़ा आपका म्यू आर आ गया। कोई मुझसे पूछे कि अच्छा बेटा हाँ देख ऐसे और अच्छे से लिखना चाहूँ, दैट इज 125 ये ले बेटा। सर यूनिट क्या होगी? ऑफ कोर्स इट इज यूनिटलेस, ऑफ कोर्स इट इज डायमेंशनलेस। बच्चों 1 2 3 4 बिल्कुल सही। कोई मुझसे पूछ रहा है सर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ऑफ कोर्स म्यू आर -1। म्यू आर जो था वो बेटा वो ऑफ कोर्स 1 प्लस जाई था, तो बड़ा जाई की वजह से म्यू आर -1। तो दैट इज ऑब्वियसली 125 0 0 0 1 2 3 4 -1। ठीक है बेटा, समझ ही गए होंगे इस बात को। दैट कम्स आउट टू बी 124,999। दिस इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस मेटल और दिस मीडियम। जैसे आपको बोलना पसंद वैसे आप बोल सकते हैं।
वैसे मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये जो म्यू आर और जाई की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी आई है, पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक तो नहीं है। किसकी वैल्यू? इस बड़ा किसकी? जाई की वैल्यू। जाई की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आई है, इसका मतलब डायमैग्नेटिक तो नहीं है। इसकी वैल्यू खूब बड़ी आई है, खूब बड़ी आई है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक भी नहीं है। इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक। हालांकि बेटा हमने अभी तक फेरोमैग्नेटिक ऐसे हेडिंग डाली नहीं है, डाल लेंगे, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम थोड़ा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात की ज़रूरत पड़ी कि फेरोमैग्नेटिक का बिहेवियर जो पैरामैग्नेटिक जैसा होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आप ऐड कर दिया करो, ऐसे अपना काम चल जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बच्चों, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, दैट इज ये क्या लिखते हैं, हाँ बेटा, दैट इज क्यूरीज लॉ। दैट इज क्यूरीज लॉ। और रेडियो एक्टिविटी पे बहुत सारा काम किया था मैडम क्यूरी ने, या फिर जैसे हम उनको जानते हैं मैरी क्यूरी ने। उनके हस्बैंड थे प्यारे क्यूरी, प्यारे क्यूरी नहीं, पैरे क्यूरी एक्चुअली। तो उन्होंने ये क्यूरीज लॉ दिया था। एंड पैरे क्यूरी, शायद स्पेलिंग बेटा यही है, हालांकि इतना मैटर नहीं करता। और हालांकि हम मैडम क्यूरी को मेरे ख्याल से ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, हमने शायद बचपन में स्टोरीज भी उनकी थोड़ी सी ज़्यादा सुन रखी है। ये मैडम क्यूरी के हस्बैंड थे। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, मैडम क्यूरी को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। इनके परिवार में उनकी बेटी को और दामाद को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। तो मतलब पूरा खानदान ही फोड़ू रहा उनका। ठीक है, इन्होंने क्या कहा वो बेटा इस बात को सुनिएगा। इन्होंने ऐसा कहा कि लेट्स से, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने किसी रीजन के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा दी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा दी है, तो उस सब्सटेंस के जो डायपोल्स होंगे वो ऑफ कोर्स डायपोल्स ऐसे होंगे, तो वो इस तरफ अलाइन होना चाहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फेयर एनफ। अगर एक बार अलाइन हो भी गए तब भी अगर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स इनकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। अगर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एटम्स की अगर बहुत ज़्यादा होगी तो उनके जो डायपोल्स जो होंगे वो भी एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन ना होकर ऐसे 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 ऑसिलेट करेंगे। और अगर ऐसे 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 ऑसिलेट करेंगे तो उनको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। उनका मैग्नेटाइजेशन जो है, उनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो करना उतना ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, उनका मैग्नेटाइजेशन उतना ही कम होगा। और ऐसा कह सकता हूं कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी ही कम होगी। हम जानते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज कि आपने कितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाई, उस पर आपने कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर पाए। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाने पर आप बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे, और इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो आपके जाई की वैल्यू कम होगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा बेटा जाई की वैल्यू कम होगी। इसका उल्टा भी ट्रू है। उल्टा कैसे ट्रू है सुनना बेटा, अगर आपके किसी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर कम है तो जो भी आपके एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो वो बड़े आराम से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएंगे और ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा ऑसिलेट नहीं करेंगे। ऐसे बड़ा बहुत ज़्यादा ऑसिलेट नहीं करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ढंग से अलाइन हो गए किस तरफ, किस तरफ, किस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। उनका मैग्नेटाइजेशन बड़े आसानी से हो गया। मैग्नेटाइजेशन अगर आसानी से हो गया तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अच्छी खासी है। इसका मतलब इस बार आपने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाई और एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाने पर इस बार आपकी बड़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अच्छी खासी आई है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अच्छी खासी आई है तो आपकी बड़ा जाई की वैल्यू मतलब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी खासी आएगी। नाउ पैरे क्यूरी
सेड दैट कि हमारा जो भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इन केल्विन। जो भी आपका सब्सटेंस है उसके केल्विन में टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है xi इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अपॉन t। बट दिस कांस्टेंट c इज नोन एज क्यूरीज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बेटा अगर सवाल पूछेगा तो आपको सवाल में जरूर देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने की बेटा xi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। अगर मान लीजिए किसी टेम्परेचर T1 पर आपकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी xi1 है और किसी टेम्परेचर T2 पर आपकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी अगर xi2 है, तो आप बड़े आराम से ऐसा कह सकते हो कि xi1 अपॉन xi2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1, और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि xi1 T1 इज इक्वल्स टू xi2 T2। अगर आपने टेम्परेचर दुगना कर दिया तो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आधी हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर 5 गुना कर दिया तो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी 5 गुना कम हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये वाली बात बेटा आपको बड़े आराम से समझ में आई गई होगी। इस पर बड़ा सवाल भी अपन आगे जाके करेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर अब बेटा सुनना कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या कहानी है। सुनिए बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो हैं बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम उनको कह रहे हैं जिनकी जाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिनके जाई की वैल्यू बेटा बहुत लार्ज है पहले से। मान लीजिए कि इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैंने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अगर मैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियस बात है कि उनके जाई की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। अगर बड़ा ऐसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू लगातार घटती गई घटती गई घटती गई घटती गई तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू घटते घटते इतनी कम हो जाएगी जितनी कम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की होती है। और जैसे ही बड़ा इसकी वैल्यू जाई की वैल्यू घटते घटते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ऑर्डर में पहुंच जाएगी तो मैं कहूंगा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज बिहेविंग लाइक ए पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज बिहेविंग लाइक ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इफ we keep on increasing temperature of ferromagnetic substances, their magnetic susceptibility will decrease and a situation may arrive where magnetic susceptibility of ferromagnetic substance reaches in the order of paramagnetic substances। बड़ा उनके जाई की वैल्यू घटते घटते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के जाई के आसपास हो जाती है। और अगर उनके आसपास हो गई तो इसका मतलब ऐसे टेम्परेचर अगर बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टेम्परेचर at which ferromagnetic substance starts behaving like
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस is known as क्यूरी टेम्परेचर, बड़ा इसको हम TC से रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ा ऐसे हम बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, और बड़ा इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? TC से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर जो हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा हो जाएगा, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज योर क्यूरी टेम्परेचर। कारण भी बेटा मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि बेटा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ज़ाई की वैल्यू लगातार घटेगी। फेरोमैग्नेटिक की बेटा ज़ाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पैरामैग्नेटिक की कम है, तो कम होते होते बेटा कहाँ पहुँच जाएगी वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के ज़ाई के ऑर्डर में पहुँच जाएगी। मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ, हालांकि उसका कोई यूज़ नहीं है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे ही बेटा अपने क्यूरी टेम्परेचर पर पहुँचा, अब वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग गया। ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, वो लगातार बेटा इस तरह से बिहेव, उस तरह से लगातार वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होता गया। अगर मैंने टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर से भी अगर ज़्यादा रखा तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इट विल वेरी बाय द फॉर्मूला Xi इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अपॉन T माइनस TC। सी डैश बेटा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये कोई नया कांस्टेंट है, ये पुराना वाला कांस्टेंट नहीं, इट इज ए न्यू कांस्टेंट T माइनस TC। टी क्या है? नया वाला टेम्परेचर। TC क्या है? TC बेटा आपका वो जो क्यूरी टेम्परेचर था वो था। तो आप टेम्परेचर लगातार बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टेम्परेचर ऐसा आया जब आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग गया। ठीक है, वो बात ठीक हो गई। उस टेम्परेचर को हमने बोल दिया क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर आपका क्यूरी टेम्परेचर, उसको हमने TC से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर TC से भी अगर ज़्यादा कर दूंगा तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो इस फॉर्मूले से वेरी करेगा। ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सर आपने क्यों लिखा? अब बेटा कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जेई मेन वाले भी बेटा कई बार ऊट पटांग सवाल पूछ लेते हैं यार, तो क्या पता बेटा कभी न कभी इस बात पर कोई सवाल पूछ ले, इसलिए मैंने जानबूझ के इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कभी आ जाए तो आप देख सकते हो, अदरवाइज बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ जो पैरामैग्नेटिक के लिए जो फॉर्मूला देखा था ना वो हमारे लिए काफ़ी है बेटा। कौन सा? कि Xi इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन कैलविन, हमारा सारा काम उससे बन जाएगा। चलिए एक सवाल भी करते हैं इस बात पर। चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं। बड़ा सवाल मैंने पहले से लिख रखा है, सुनिएगा। ये बड़ा आपके पास एक आइडियल टोरॉइड है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं बेटा वो 400 है। टोटल टर्न्स हैं, दिस इज नॉट टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये टोटल टर्न्स हैं। इस टोरॉइड का जो रेडियस है बेटा वो 20/π सेंटीमीटर है, और इसमें हमने तार के अंदर जो करंट है बेटा वो 2 एम्पियर भेज रखा है। ये जो अंदर वाली जो जगह है ना बेटा, कोर वाली जो जगह है, वहां पर एयर या वैक्यूम नहीं है, वहां हमने एल्यूमिनियम डाल रखा है। एल्यूमिनियम एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, और वो एल्यूमिनियम जो है वो 280 केल्विन पे है। 280 केल्विन पर इस एल्यूमिनियम के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसकी वैल्यू 4.2 × 10⁻⁻² एम्पियर पर मीटर सवाल के अंदर दे रखी है। मैं रिपीट करता हूं बेटा, सवाल के अंदर क्या क्या दे रखा है। आइडियल सोलेनॉइड है, रेडियस गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तार में करंट आपने 2 एम्पियर भेज रखा है गिवन है, अंदर जो कोर है बेटा उसमें एयर या वैक्यूम नहीं है, उसके अंदर आपका एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम भी कितने टेम्परेचर पे? 280 केल्विन पे है, और 280 केल्विन पर उसका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो बेटा 4.2 × 10⁻² एम्पियर पर मीटर है। छोटे छोटे 4 सवाल पूछे, बढ़िया बढ़िया आराम से इत्मीनान से करने वाले सवाल है, करते हैं बेटा। सबसे पहले मुझसे पूछ रहा बताओ मैग्नेटिक इंडक्शन H कितना होगा। मैं जानता हूं बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन H जो है वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अंदर मीडियम कौन सा है, एल्यूमिनियम हो चाहे बेटा एयर हो वो तो वही आएगा। एल्यूमिनियम है तो कोई ना कोई अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, डिवाइड बाय मैं एल्यूमिनियम के म्यू से डिवाइड कर दूंगा। अंदर वाले पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों को पता है? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पता है। मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड वाले केस में फॉर्मूला हुआ करता था बेटा, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं, बड़ा फॉर्मूला हुआ करता था μ0 कैपिटल N I अपॉन बेटा 2πr।
सॉरी बेटा, ये वाला फॉर्मूला तो तब हुआ करता था जब आपका अंदर एयर या वैक्यूम हो, अंदर कोई और मीडियम होगा तो मैं म्यू नॉट नहीं म्यू यूज कर लूंगा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, डिवाइडेड बाय म्यू। बेटा म्यू से म्यू क्या हो गया, कैंसिल। होना भी चाहिए था बेटा। हमारा जो एच है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ बेटा सिस्टम पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, करंट क्या है, रेडियस क्या है। एच की वैल्यू आ गई है, नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास आ गए हैं 400, करंट मेरे पास आ गया है 2/2 टाइम्स पाई, रेडियस बेटा रेडियस है 20/पाई। अरे बेटा 20/पाई तो सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², बेटा उसका मैंने 100 ऊपर लगा दिया। वो बेटा कितना आ गया, बेटा ये आ गया 40 से बेटा वो गया तो 10 बच गया, वहाँ पे 10 बच गया तो वो 1000 बच गया, 2000 आ गया। दिस कम्स आउट टू बी 2000 एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर। पहला काम तो हो गया। दूसरा मुझसे पूछ रखा, बताओ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होगी इस टेम्परेचर पे। तो जरा इस बात को सोचो कि इस टेम्परेचर पर तुम्हें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दे रखी है, एच दे रखा है। ये जो एच है ना, ये बड़ा ऑफ कोर्स टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये तो कोई मीडियम पर टेम्परेचर पर किसी पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, आपने मुझसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछी है, मैं जानता हूं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, बट दैट इज ऑफ कोर्स I/H। कितना बड़ा आई मुझे दे रखा है इस टेम्परेचर पे, दैट इज 4.2 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर पर मीटर डिवाइड बाई एच। बेटा इस टेम्परेचर पर एच कितना है, बेटा किसी भी टेम्परेचर पर एच तो उतना ही रहेगा, एम्पियर पर मीटर। बेटा क्या हो गया, कैंसिल। ये बेटा मेरे पास आ गया 2.1, बेटा 3 0 ऊपर गए तो 10⁻⁻5। ये मेरे पास आ गया इस टेम्परेचर पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अच्छी बात है बेटा। तीसरा सवाल मुझसे पूछ रखा, बताओ एल्यूमिनियम का टेम्परेचर मैं 320 केल्विन कर दूं तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी। अरे बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो घटेगी, बिकॉज जाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं बड़े आराम से ऐसा कह सकता हूं कि Zi2 अपॉन Zi1, सीधा लिख दो बेटा 2.1 इंटू 10⁻⁻5 should be equal to T1 upon T2. It should be equal to 280. Sorry बेटा, Zi2 upon Zi1 should be equal to बेटा T1 upon T2। बेटा बाद में टेम्परेचर कितना हो गया आपका 320, बेटा पहले कितना है 280। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। Zi2 upon Zi1 is equal to T1 upon T2। बेटा Zi2 की वैल्यू आ गई है, यहां कर लो बेटा सॉल्व। Zi2 की वैल्यू आ गई 7/8 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻5। ये बेटा आपका आंसर आ गया Zi2। बढ़िया बेटा। अच्छा, अब मुझसे पूछा कि फोर्थ सवाल देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है 320 केल्विन। अब इस टेम्परेचर पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा। बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपका जाई घट जाएगा, और अगर आपका जाई घट जाएगा तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी घट ही जाएगा। अब आप कहोगे कि सर नया वाला जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा वो आएगा नया वाला मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय नया वाला एच। सॉरी बेटा, नया एच नहीं, एच टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो बेटा मेरे पास ये आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 7/8 इंटू 2.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एच। बेटा एच कितना है, एच आपका 2000। कर लें बेटा कितना आंसर आता है, कर लें। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स बेटा ये आंसर किस में आएगा, आपका एम्पियर पर मीटर में आएगा। तो टेम्परेचर के साथ साथ अगर जाई चेंज होगा तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर के साथ आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा आपने देख ही लिया बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म। हालांकि हम नाम तो काफी टाइम से ले रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, लेकिन हम अब उनको पढ़ पहली बार रहे हैं।
हालांकि बहुत ज़्यादा पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे कैसे वर्क करते हैं। मैं एक बात पहले से क्लियर कर दूं कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वेरी मच अलाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। कैसे कैसे अलाइक हैं वो बताऊंगा। सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि कौन से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। जो सबसे 3 कॉमन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बेटा वो है आपके आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये तीनों के तीनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। इनमें इन सब्सटेंसेस में खास बात क्या है, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था ना, उसमें इंडिविजुअल एटम के पास किसी प्रकार का कोई डायपोलमेंट नहीं था। यहां पर हर इंडिविजुअल एटम के पास मैग्नेटिक डायपोलमेंट होगा। सर वो तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में था। बिल्कुल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी इंडिविजुअल एटम के पास डायपोलमेंट था, इसमें भी इंडिविजुअल एटम के पास डायपोलमेंट होगा। लिखना छोड़ा लिख सकते हो। इंडिविजुअल एटम will have some magnetic dipole moment alike paramagnetic सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी इंडिविजुअल एटम के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोलमेंट होगा। ये तो बात हुई कि ना आखिर किस तरह से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह है, लेकिन आखिर हमने इनको डिफरेंट क्यों कहा। मैं इसके लिए बात बोल दूं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वाली प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दिखाते हैं, लेकिन विथ हाई इंटेंसिटी, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वाली क्वालिटीज़ आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी होंगी। सर कौन सी क्वालिटीज़? जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो बार मैग्नेट को अट्रैक्ट करते थे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, बट इवन विथ लार्जर फोर्स। हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते थे और ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो थी वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में गुजरती थी। एग्जैक्टली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में से भी यही हाल होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में से गुजरेगी। बल्कि आप ये कह सकते हो कि पैरामैग्नेटिक में से अगर 10 लाइन गुजर रही है तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर हो सकता है कि 100 गुजरे और 1000 गुजरे। समझ गए इस बात को? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी सी ज्यादा हुआ करती थी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, लेकिन थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का ही एक तरीके से दूसरा रूप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन यहां पर हर चीज की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? सुनिएगा बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। बेटा आपके पास लेट्स से बेटा ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास निकल है। ठीक है बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि इसके अंदर आस पड़ोस के जो एटम्स होते हैं वो एक तरफ अलाइन हो जाते हैं। व्हेन आई से कि वो एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, आई मीन दैट कि उन एटम्स के जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो एक तरफ अलाइन हो जाते हैं। और इस कारण से क्या होगा बच्चे कि इस एटम के पास डायपोलमेंट इस तरफ, तो इसके पास भी डायपोलमेंट इस तरफ, इसके पास भी 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 इस तरफ। ये एक ऐसा रीजन बन जाएगा जिस रीजन के अंदर सारे के सारे एटम्स एक तरफ अलाइन हो गए। व्हेन आई से कि सारे के सारे एटम्स एक तरफ अलाइन हो गए, तो मेरे कहने का अर्थ है कि सारे के सारे डायपोल मोमेंट एक तरफ अलाइन हो गए हैं। ये अपने आप में एक क्वांटम फेनोमेनन है। जो ये कहता है, जैसे हम एक तरीके से बड़ा ये कह सकते हैं कि इसके अंदर ये क्वांटम फेनोमेनन ये कहता है कि आस पड़ोस के जो एटम्स होंगे वो इस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे कि वो अपने डायपोलमेंट को एक तरफ अलाइन कर लेंगे। ये क्वांटम फेनोमेनन ये कहता है कि
nearby atoms will interact such that their magnetic dipole moments will align along सेम डायरेक्शन, कि उनके जो डायपोल मोमेंट है बेटा वो सेम डायरेक्शन के अंदर इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। बेटा दिस फेनोमेनन इज नोन एज एक्सचेंज कपलिंग। हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना बेटा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। बेटा दिस फेनोमेनन इज नोन एज एक्सचेंज कपलिंग। एक्सचेंज कपलिंग का जो फेनोमेनन है वो ये कहता है कि एटम्स आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कि वो चाहेंगे कि उन सबका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक तरफ हो, और इस तरह से ऐसा एक रीजन बन जाएगा जिस रीजन के अंदर सारे के सारे एटम्स एक तरफ ही अलाइंड है। ये जो रीजन बना है बेटा, ये जो रीजन बना है, दिस रीजन इज नोन एज डोमेन। हाँ बेटा एक बात का और ध्यान रखना, इसके आस पड़ोस में ऐसा एक दूसरा डोमेन भी हो सकता है जिस डोमेन के अंदर सारे के सारे जो एटम्स हैं वो किसी और डायरेक्शन की तरफ अलाइन हो, लेकिन सबके सब सेम डायरेक्शन के अलोंग अलाइन होंगे। बेटा देखना, ये मेरे पास एक दूसरा डोमेन आ गया है। इस डोमेन में सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन के अलोंग अलाइन है ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग, लेकिन इनकी डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके आस पड़ोस में एक तीसरा डोमेन और हो सकता है जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स और उनके डायपोल मोमेंट्स सेम डायरेक्शन के अंदर अलाइन होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो वही हो जो डायरेक्शन इन दोनों की हो। इसी तरह से एक डोमेन बेटा यहाँ पर और आ सकता है जिसके अंदर सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनकी डायरेक्शन वही हो जो बाकी डोमेन्स की है। ये आस पड़ोस के सारे जो एटम्स हैं सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे। ये बेटा आपके सारे के सारे एटम्स सेम डायरेक्शन में, सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो सेम हो, इनकी सबके डायरेक्शन सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेटा यहाँ पर सारे के सारे डायपोल्स ऐसे एक्सचेंज कपलिंग के कारण सारे के सारे सेम डायरेक्शन के अंदर इस तरह से अलाइन हो, तो ऐसे छोटे छोटे रीजन्स बन जाएंगे जिन रीजन्स के अंदर सारे के सारे एटम सेम डायरेक्शन में अलाइन होंगे। दैट रीजन, दैट स्पेस इज नोन एज डोमेन। बेटा क्या शब्द यूज करेंगे? डोमेन। तो आप एक शब्द यूज कर सकते हो डोमेन। डोमेन है क्या बेटा? डोमेन इज a region in which all the dipole moments are aligned along same direction। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा अलग अलग डोमेन की डायरेक्शन सेम होगी, मैं कह रहा हूं कि एक डोमेन के अंदर जितने भी आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। फेयर एनफ। एक डोमेन की जो साइज होती है, जो डायमेंशन होती है बेटा, वो इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर होती है। बेटा इन द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के ऑर्डर में बेटा इसकी साइजेस होती हैं। ऐसे 1 मिलीमीटर लेंथ, 1 मिलीमीटर थिकनेस, 1 मिलीमीटर विड्थ, ऐसे एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर नहीं बेटा, ऑर्डर में, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3, इवन 2 भी हो सकती है, लेकिन मिलीमीटर्स के ऑर्डर में होती है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स की संख्या आती है वो लगभग बेटा 10 to power 10 to 10 to power 12 एटम्स एक डोमेन के अंदर आ जाते हैं। इतने सारे एटम्स बेटा इसके वॉल्यूम के अंदर आ जाते हैं, लगभग इतने एटम्स। मेरे ख्याल से अभी तक तुम फेरोमैग्नेटिक में अंतर समझ के। पैरामैग्नेटिक के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं था। पैरामैग्नेटिक के अंदर तो 2 नजदीक के जो एटम थे उसमें एक डायपोल मोमेंट इस तरफ, एक में इस तरफ। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसे रीजन्स बन गए। किसके कारण बन गए? ये रीजन्स बन गए एक्सचेंज कपलिंग के कारण। ये एक्सचेंज कपलिंग जो होगी बेटा, ये क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर ही होगी। अब मान लीजिए
प्यारे वाले बाल को, मान लीजिए कि मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई। जैसे ही मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई बेटा, पासा पलट जाएगा। जैसे ही बेटा आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये रही बेटा आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेट से बेटा दिस इज बी नॉट। तो होगा क्या कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही जिस डोमेन के अंदर डायपोल मोमेंट इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, उसकी साइज तो बढ़ेगी बेटा, उसकी साइज तो बढ़ेगी, और बाकी सब जो है वो भी हल्के हल्के बेटा उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन बाकी सबकी साइज घटेगी बेटा, बाकी सबकी साइज घटेगी। तो जो आपका डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी उसकी साइज बढ़ेगी, बाकी सबकी घटेगी। ठीक है बेटा। तो इस कारण से क्या होगा बेटा, इस कारण से क्या होगा सुनिएगा। इस कारण से ये जो डोमेन है, हो सकता है कि बेटा इसकी साइज घट जाए। साइज तो घटना एक बात है, साथ ही साथ ये जो डायपोल्स हैं, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगेगी इस तरफ, तो ये हल्के 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 उस तरफ अलाइन होने की कोशिश तो करेंगे। तो हो सकता है कि बेटा फाइनली ऐसे आ जाएं ये लोग, ऐसे बेटा। ये वाला रीजन भी ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ बेटा, सो बेटा डायपोल मोमेंट है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ये हल्के हल्के बेटा उस तरफ अलाइन होने की कोशिश तो करेंगे बेटा। ये वाला जो रीजन है बेटा, ये भी इसकी साइज भी कम होगी और ये कोशिश करेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाए। ठीक है बेटा। ये जो आपका रीजन है इसकी साइज भी घटेगी और ये डायपोल भी थोड़े थोड़े बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो रीजन जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपका डायपोल मोमेंट है, इसकी साइज बेटा बढ़ेगी, इसकी साइज बढ़ेगी और इसके अंदर सारे के सारे डायपोल्स बेटा अलाइन हो ही जाएंगे। किस तरफ अलाइन हो जाएंगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। इसकी साइज बेटा बढ़ेगी, बाकी सब की साइज घटेगी, इसकी साइज बढ़ेगी बेटा। ये वाले डायपोल्स भी ऑफ कोर्स इसकी साइज घटेगी और ये डायपोल्स भी हल्के फुल्के बेटा अलाइन होने की कोशिश तो करेंगे। यहां पर सारे के सारे जो डायपोल्स थे वो एक डोमेन के अंदर भले ही सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन अलग अलग डोमेन के अंदर आपके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे थे। तो इस कारण से आपका जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया था बेटा वो तो जीरो आया, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, वैसे ही जो डोमेन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है उसकी साइज तो बड़ी है। उसकी साइज अगर बड़ी है तो उसके अंदर ऑफकोर्स डोमेन्स की, उसके अंदर ऑफकोर्स आपके डायपोल्स की संख्या ज्यादा होगी, तो अच्छा खासा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वो बात की बात है बेटा, मैं यहां पर एक छोटा सा टर्म और लिख रहा हूं बेटा, दैट इज नोन एज डोमेन ग्रोथ। बेटा एक छोटी सी बात और यूज कर रहा हूं, दैट इज डोमेन ग्रोथ। क्या कहती है बेटा डोमेन ग्रोथ? डोमेन ग्रोथ ये कहती है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ लगाओगे उस तरफ वाले डोमेन्स की साइज बढ़ेगी, बाकी सबकी साइज घटेगी। साइज ऑफ domains whose dipole moment is along external magnetic field will increase, full stop. Size of others विल डिक्रीज। बड़ा बाकी सबकी साइज घटेगी। ये ठीक है बेटा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाती तो जो डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगी उसकी साइज अच्छी खासी बढ़ जाएगी, अच्छी खासी बढ़ जाएगी और उसके सारे डायपोल बेटा उसी तरफ अलाइन हो जाएंगे। तो इस कारण से आपके पास ऐसे एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आप चेक कर पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है। सर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है तो बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा हो गया। बिल्कुल सही बात है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया था और उसी तरफ आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आ गई है।
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो बेटा डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी तो होती है, वही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ गई। बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ सारी बातें चल रही है बेटा, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बातें चल रही हैं। और तो और अगर डायपोल मोमेंट अगर इस तरफ आ गया तो ऑफ कोर्स आपकी जो इंड्यूस्ड, प्यारे बच्चों, आपकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो भी एग्जैक्टली इसी तरफ आ जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही होगी, हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही होगी। और इस कारण से हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑब्वियस बात है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगी। ये सारी की सारी बातें वही आ रही जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वाली है, सिर्फ एक ही अंतर है और वो ये है कि यहां पर ये अलाइनमेंट इतना शानदार हुआ है कि इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, जो आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बेटा वो बहुत बहुत ज़्यादा होगी। इस कारण से आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू बेटा बहुत बहुत ज़्यादा आएगी। इसके कारण बेटा आप ऐसा कह सकते हो कि आपके जाई की वैल्यू, बेटा जाई क्या होता है आई अपॉन एच, आई ज़्यादा तो बेटा जाई की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा आएगी। जाई की वैल्यू अगर बहुत बहुत ज़्यादा आएगी तो म्यू आर की वैल्यू बेटा बहुत बहुत ज़्यादा आएगी। म्यू आर की बेटा वैल्यू लगभग इन द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स, बेटा किस ऑर्डर में होगी, थाउजेंड्स के ऑर्डर में होगी म्यू आर और जाई की वैल्यूज। सारी कहानी बेटा बिल्कुल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसी है, बस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर आपकी वैल्यूज कम थी, यहां पर बेटा वैल्यूज काफी ज्यादा है। यहां पर तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा होगी कि आपने जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो तो कम होगी और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। और वहां पर याद करो पैरामैग्नेटिक के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो अच्छी खासी हुआ करती थी, इंड्यूस थोड़ी सी हुआ करती थी। कई बार तो अपने उसको नेग्लेक्ट भी किया है, कई बार तो अपने उसको नेग्लेक्ट भी किया है। क्यों उसकी वैल्यू छोटी हुआ करती, वहां पर जाई की वैल्यू छोटी थी, जाई की वैल्यू छोटी थी तो आई की वैल्यू छोटी थी, आई की वैल्यू छोटी थी तो हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी थी। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इतनी छोटी हुआ करती थी कि जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया करते थे उससे थोड़ी सी ही ज्यादा आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी। लेकिन यहां पर तो बड़ा मामला उल्टा है, यहां पर जाई खूब बड़ा होगा, जाई खूब बड़ा होगा तो आई खूब बड़ा होगा, आई खूब बड़ा होगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड खूब बड़ी होगी। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी होगी कि उसके सामने आपकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने जो अप्लाई करी है वो बहुत कम होगी। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आप सारी की सारी बात समझ गए होंगे और कैसे ये पैरामैग्नेटिक के तरह है और कैसे पैरामैग्नेटिक के अपोजिट है, दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक बात और, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी बेटा वही बात रिपीट कर रहा हूं। हमारे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे दे विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। बेटा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ferromagnetic substance will attract magnetic line of forces। सुनिए बेटा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है, प्यारे बच्चों आपने ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी बड़ा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रखी है और आपने क्या किया बेटा कि आपने किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने आयरन को रख दिया। जैसे ही बेटा आपने आयरन को रख दिया वैसे ही ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस चेंज हो जाएंगी। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यू साइड से गुजर रही थी बेटा वो चलते 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 अंदर से गुजरेंगी। मैग्नेटिक फोर्सेस विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फोर्सेस विल बी लाइक दिस। बेटा जो लाइन ऐसे बाहर से निकल रही थी बेटा वो ऐसे अंदर से गुजरेगी। सर ऐसा क्यों? बेटा ऑब्वियस बात है कि यहां पर इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है। मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी है तो बड़ा नंबर ऑफ लाइंस भी तो ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर अगर देखो तो लाइन डेंसिटी कम है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम है। यहां पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, बड़ा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। जहां पर जितनी ज्यादा लाइंस पर यूनिट एरिया होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होंगी। तो याद रखना पड़ा इस बात को। ठीक है, दूसरी बात जो भी आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होंगे वो बार मैग्नेट को अट्रैक्ट
करेंगे। विल अट्रैक्ट बार मैग्नेट। सर वो तो एल्यूमिनियम भी कर रहा था। अरे बेटा एल्यूमिनियम तो बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था यार, ये करेंगे शानदार फोर्स से तो अट्रैक्ट। मान लीजिए बेटा आपके पास इस तरह से कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ऐसी बार मैग्नेट कि जिसका नॉर्थ पोल यहां पर और साउथ पोल यहां पर, इसके साथ में इसके पास में बेटा मैंने ऐसे कोई कोबाल्ट रख दिया, कोबाल्ट रख दो, निकल रख दो, बेटा कोबाल्ट रख दो, तो इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी ऐसे। तुम जानते हो उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलने के कारण तुम जानते हो कि इसके अंदर जो डोमेन्स होंगे वो इस तरफ अलाइन हो जाएंगे। जैसे डोमेन्स इस तरफ अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे इस तरह से। तो ऑफ कोर्स इस तरफ आ जाएगा आपका नॉर्थ पोल और इस तरफ आ जाएगा आपका साउथ पोल। ये जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा ये फॉर ए वाइल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये वाला जो साउथ पोल है और ये वाला जो नॉर्थ पोल है, ये दोनों प्यारे बच्चों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट। सर ऐसा अट्रैक्शन तो आपने पैरामैग्नेटिक में दिखाया था, उस अट्रैक्टिव फोर्स से तो ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स मान लो 1000 टाइम्स ज़्यादा है बेटा, 1000 टाइम्स ये वाला फोर्स ज़्यादा है। वहाँ पर तो फोर्स इतना कम है कि हम उसे कई बार नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, इस फोर्स को हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे।